नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भजनलाल सरकार ने 190 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, जिसमें से 169 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी बच्चे का नामांकन नहीं था। लेकिन ऐसे और भी स्कूल हैं जहां पर बच्चों के नामांकन तो हैं, लेकिन भौतिक सुविधाएं और शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसा ही स्कूल उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास क्षेत्र में स्थित है, महात्मा गांधी रजा नगर स्कूल, जहां पर 39 बच्चों का नामांकन है और पढ़ाने वाली शिक्षिका मात्र एक है। अधिकारियों को कहा भी गया है कि शिक्षकों की यहां पर नियुक्ति की जाए, क्योंकि 40 बच्चों में से रोजाना औसतन 90% अटेंडेंस रहती है। यानी बच्चे पढ़ना चाहते हैं और यहां शिक्षकों की भारी कमी है। को नज़ारा दिखाऊंगा कि इस स्कूल में एकल शिक्षक है, महिला एकल शिक्षक वो पढ़ा रही है और दूसरी क्लास है जो ये इधर बैठी हुई है, जिसमें इस क्लास को दिखाएंगे आपको कि ये क्लास जो है, इस क्लास में कक्षाएं बैठी हुई है। उस रूम में जो है, उस रूम में चौथी और छठी कक्षा है। इसके अलावा पहली, दूसरी, तीसरी और पाँचवीं, ये सारी कक्षा एक ही जगह, एक ही रूम में बैठी हुई है। यहाँ से जो लकीर है, इस लकीर के इधर साइड में पाँचवीं कक्षा है। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं पहली से तीसरी, वो ये सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल बना दिया, लेकिन शिक्षक नहीं होने के कारण शहर के बीच के स्कूलों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो क्या स्थिति हो सकती है। अब यहाँ पर इस रूम में मैम से बात करेंगे। मैम, स्कूल में 6 कक्षाएं, 6 और रूम 2 ही है, किस तरह से मैनेज हो पाता है? कितने शिक्षकों की यहाँ नियुक्ति है? नियुक्ति तो देखिए यहाँ पे 5 शिक्षकों की होनी चाहिए, बट मैं अभी सिंगल ही हूँ। वैसे इंग्लिश मीडियम के अभी एग्ज़ाम्स वगैरह हुए हैं, हो सकता है कि अब ये टीचर्स दें हमको। फ़िलहाल मैं अभी सिंगल टीचर हूँ। मैनेज मेरे को करना पड़ता है, दोनों क्लासों को देखना पड़ता है। एक क्लास को पूरा मेरे को वर्क दे के फिर अदर क्लास में जाना पड़ता है, फिर वहाँ बच्चों को मेरे को काम वगैरह देना पड़ता है, उनको स्टडी करवानी पड़ती है। सेल्फ ही सारा मेरे को जो ऑनलाइन वाला काम होता है वो भी मेरे को सेल्फ ही देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई कंप्यूटर टीचर भी नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन वाला वर्क क्या बता रहे हैं? ऑनलाइन वाला जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, अपार आईडी वगैरह अभी चल रही है, उसमें बहुत सारी हमको दिक्कतें आती है अपार आईडी के अंदर। जैसे कई बच्चा जो है हमारे अदर स्कूल में पढ़ रहा है यहाँ IIT से लेके, लेकिन उन्होंने उस स्कूल से उस बच्चे का नाम नहीं काटा या उसको वहाँ से रिमूव नहीं किया, तो वो हमारे यहाँ शो नहीं होता। ये सारी चीज़ें होती हैं सिर्फ ऑनलाइन, और यहाँ कंप्यूटर व्यवस्था नहीं है, तो वो मुझको मोबाइल से ही करना पड़ता है। करती हूँ, मैं सिंगल हूँ, बट टीचर होना चाहिए ताकि वो सिस्टमेटिक ढंग से कार्य हो सके। अच्छा, 2 रूम में ही 6 कक्षाएं, किस तरह से आप व्यवस्था बिठाते हैं, किस तरह से इनको पढ़ाते हैं, थोड़ा वो बताइए। जी, मेरे 4th क्लास के अंदर बच्चे 16 हैं और 6th क्लास में 2, तो मैं 4th को 6 के साथ मैनेज करती हूँ। और 1st क्लास में मेरे बच्चे 5 हैं, 2nd में भी 5 हैं, तो मैं उन दोनों को साथ मैनेज करती हूँ। और 5th बोर्ड है तो मैं उसको अलग से मैनेज करती हूँ। करना मेरे को ही पड़ता है, पर करती हूँ मैं। तो आपको 4th क्लास के साथ बैठना पड़ता है, क्या देखते हैं आप? अभी तो क्या छठी क्लास बनी ना, 6th क्लास, तो गवर्नमेंट का मतलब बोलना पड़ता है दूसरी क्लास बना हमारे अलग, इसलिए। अच्छा, टीचर भी नहीं है आपके? मैम अकेले टीचर हैं? सिंगल ही मैडम है, इनसे हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब कहाँ से, कितना दूर से आप इसको आते हो? कितना दूर है आपका घर यहाँ से? यहाँ से होगा सेक्टर 14 से आता है। सेक्टर 14 से आते हैं, मतलब 2-3 किलोमीटर दूर है स्कूल आपका। और पापा क्या करते हैं आपके? नौकरी करते हैं। और आप क्या बनना चाहते हैं आगे? बड़ी हो गया, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा, टीचर ही बनना चाहते हो। तो आप देख रहे हैं ये हालत, अगर आप टीचर बने तो किस तरह से व्यवस्था सुधारेंगे इस चीज़ की? वैसे तो मैं गवर्नमेंट को बोलूँगी, मतलब अच्छे से सुविधा करें वो होने से। शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए थी 5, शिक्षक सिर्फ 1 है। 39 बच्चों में से 90 से 95 नामांकन रहता है, यानी कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आना चाहते हैं। महात्मा गांधी में प्रमोट कर दिया है, अंग्रेजी माध्यम में प्रमोट कर दिया है, इसके बावजूद भी सुविधाओं से वंचित है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। एक तरफ राज्य सरकार जहां बच्चों की शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, नए नए स्कूल खोल रही है, लेकिन कई विद्यालय ऐसे भी हैं जहां बच्चे ही नहीं हैं। जी हां, इन स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति कर ली है, लेकिन ये अध्यापक पढ़ाएंगे किसे, इस पर सवाल है। वहीं दूसरी तरफ कई विद्यालय ऐसे भी हैं जिसमें बच्चों की संख्या ज्यादा है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या नाकाफी है।
ऐसा ही एक स्कूल श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर गांव भोजेवाला की रोही में है, जिनमें पिछले 1 साल से बच्चे की संख्या तो शून्य है। यानी कि इस स्कूल के अंदर पिछले 1 साल से किसी एक भी बच्चे का नामांकन नहीं हुआ है। फिर भी सरकार द्वारा 2 महिला अध्यापकों की यहां पर नियुक्ति कर दी गई है। आज हम इस वक्त मौजूद है श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर भोजेवाला गांव की रोही में। वहां पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें पिछले 1 साल से एक भी बच्चा नहीं है। हालांकि सरकार के उदासीनता और जो सरकारी सिस्टम है उसके चलते यहाँ पर 2 अध्यापकों की भी नियुक्ति की गई है, परंतु इन स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं होने के कारण है जो स्कूल पूरी तरह बंद पड़े हैं। हालांकि अध्यापकों का यहाँ पर आना जाना रहता है। मैडम, जो आपके विद्यालय है इसमें कितने बच्चों का नामांकन है? अभी फिलहाल तो सर एक भी नामांकन नहीं है, 0 नामांकन है। मैडम, ये विद्यालय है जो कब से यहाँ पर स्थापित है, कितने वर्ष हो गए? ये 1990 से स्थापित है सर। राजीव गांधी पाठशाला था, ये बाद में प्रमोट होकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय हो गया है, तो तभी से है ये। मैडम, जो मतलब इस विद्यालय में एक भी बच्चा नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? कारण तो सर ये है कि जैसे प्राइमरी स्कूल जो होते हैं वो 2-2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो जो भी ढाणी बड़े स्कूल के पास में या जो भी स्कूल पास में होता है ढाणी के, तो बड़े बच्चे पास होके जाते हैं तो छोटे बच्चे उनके साथ ही वहीं पे चले जाते हैं। तो मेन सबसे मुख्य कारण बस यही है कि जो स्कूल पास में पड़ता है बच्चे वहीं जाते हैं। तो ये क्या है कि खूब लंबे चौड़े क्षेत्र में भोजेवाला फैला हुआ है, तो जो स्कूल जो ढाणियों के पास आता है बच्चे उसी स्कूल में चले जाते हैं। जो मतलब ये 0 का नामांकन है, ये कितने समय से है या उससे पहले कितने का नामांकन है? सर ये 0 नामांकन पिछले 1 साल से है। उससे पहले 16 जी 16-17 रहता था हमेशा। आखिर ऐसा क्या कारण बना कि जो सभी बच्चे हैं वो क्या जो 16 के 16 बच्चे थे वो अपर क्लास में थे, या क्या कारण रहा कि जिसके कारण है जो सभी बच्चे यहाँ से निकल गए? सर इसका मुख्य कारण ये रहता है कि जैसे बच्चे 5वीं क्लास पास करके जाते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे एक बच्चा 5वीं में है तो उसके 2 या 3 छोटे भाई छोटे स्कूल उसमें क्लासों में होते हैं, तो एक बच्चा 5वीं पास करके गया तो छोटे वाले भी ये कहते हैं कि हम बड़े वाले बच्चे के बिना अकेले आएंगे नहीं, तो वो जहाँ वो 5वीं वाला बच्चा गया 6ठी क्लास में पास होके, तो छोटे बच्चे भी उसी स्कूल में चले जाते हैं। बिल्कुल, तो इनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर बच्चों के जो नामांकन की संख्या 0 होने के कारण है, जो एक अध्यापिका की है तो प्रतिनियुक्ति कर रखी है, वहीं एक अध्यापिका की यहाँ पर स्थायी रूप से नियुक्ति है। प्रदीप कुमार, NDTV, श्री गंगानगर। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के आदेश पर शून्य नामांकन वाले 169 स्कूलों को निरस्त कर दिया गया और इन स्कूलों को नजदीकी स्कूल में मर्ज कर दिया गया है और इसी के तहत कोटपुतली बहरोड जिले के 7 स्कूलों को भी मर्ज किया गया है। वही ग्राउंड पर हकीकत जानने के लिए जब NDTV नामांकन राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूचाहेड़ा पहुंचा, तब वहां सिर्फ 4 बच्चों के नामांकन मिले, जिस पर NDTV के संवाददाता ने सरकार की तरफ से विद्यालयों में चल रही योजनाओं के बावजूद विद्यालय में केवल 4 बच्चों के नामांकन को लेकर स्कूल की शिक्षिका से सवाल किया, जिसका कारण उन्होंने परिजनों की निजी विद्यालयों के प्रति बढ़ रही लोकप्रियता बताया। एक रिपोर्ट आप देखिए। कल सरकार द्वारा 169 स्कूलों को बड़ी स्कूलों में मर्ज करने का डिसीजन लिया गया था। वो स्कूलें जिनमें 0 नामांकन था उन्हें मर्ज किया गया है। अभी हम पहुंचे हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूचाहेड़ा में। यहाँ पर 4 विद्यार्थियों का नामांकन है। हम यहाँ जो शिक्षक हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो यहाँ बच्चे हैं उनका नामांकन कम है और सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनको बच्चों तक पहुँचाने के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है। प्रीति जी, यहाँ कितने एडमिशन है और कब से है? मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से हूँ और यहाँ पे 4 बच्चों का एडमिशन है। जी, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है और क्या क्या प्रोसेस है? बच्चों को गवर्नमेंट से पूरी सुविधाएं मिल रही है, जैसे कि मिड डे मील मिल रहा है, खेलने के लिए भी सामग्री मिल रही है, ABL किट मिल रहा है जिसमें भाई बच्चे सब सीख सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है, खेल खेल के माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है जो बच्चों को मिल रही है। इसके बावजूद भी इतनी स्कीम्स मिल रही है और लगातार जो बच्चे हैं फिर भी उनकी संख्या कम क्यों है? इतनी सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ यहाँ मिल सकता है, उसके बावजूद जो यहाँ नामांकन है वो बिल्कुल कम है। कल रात को मर्जर का फैसला भी आया है, सरकारी स्कूलों को मर्ज भी किया गया है, जिसमें कोटपुतली की भी 6 स्कूलें हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि बच्चे अभी तक सरकारी जो स्कूल हैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं या फिर एडमिशन नामांकन नहीं है उनका?
ये जो है कि हम बच्चों के घर जाकर उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं, आसपास भी जाते हैं, उनको भी जागरूक करते हैं, बताते हैं कि गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है, आप बच्चों को भेजिए। पढ़ाई के लिए भी पूरा उनको विश्वास दिलाते हैं कि अच्छा करवाएंगे। पर ऐसा है कि निजी स्कूलों की तरफ थोड़ा रुझान ज़्यादा है बच्चों का, उनके पेरेंट्स का। तो फिर एक जो पेरेंट्स है वो बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं, तो इस वजह से थोड़ा कम है यहाँ पे कि भाई कम आते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल का जो है उन योजनाओं के बारे में लाभ उठाने का थोड़ा कम सोचते हैं। सरकार की तरफ से कड़ी मशक्क़त करने के बावजूद भी सरकारी विद्यालयों में नामांकन कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहे हैं। इस बारे में हमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूचाहेम प्रीति ने हमें जानकारी दी और बताया कि नामांकन बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद बच्चों में निजी विद्यालयों के प्रति जो रुझान है वो बढ़ने के कारण परिवारजन और जो लोग हैं वो सरकारी स्कूलों की तरफ नहीं बल्कि निजी स्कूलों की तरफ ज़्यादा बच्चों को अपने पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें नामांकन कम है। कोटपुतली से हिमांशु सेन की रिपोर्ट, NDTV। तो ये आपने देखा कि कैसे यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और इसी वजह से सरकारी स्कूलों के अंदर जो नामांकन है वो कम हो चुका है। अब इसकी वजह से सरकार को, प्रशासन को यहाँ पर समझने की जरूरत है कि किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर बेहतर करनी चाहिए। बात चुरू की भी करते हैं। बिना संसाधन और भवन के राज्य सरकार ने पिछले 5 साल में जिले के अंदर 119 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए। अब इन स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन और काम करने वाले शिक्षकों में बड़ा असंतुलन है। कहीं 100 से ज्यादा नामांकन वाले अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 1 से 2 ही शिक्षक हैं, तो कहीं 20 से 30 नामांकन वाले स्कूलों में 2 से 4 शिक्षक हैं। अब इसी सिलसिले में जब हमारी टीम मौके पर पहुंची, वहां पर हमने देखा कि बड़ा असंतुलन स्कूलों के अंदर दिखाई दिया है। इसको लेकर के क्या इसके बारे में बताया गया जिला शिक्षा अधिकारी को, उच्च अधिकारियों को क्या इस बारे में बताया क्या शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की स्थिति के बारे में पता है? हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह ने शिक्षा अधिकारी, शिक्षकों सहित छात्रों से बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। दुनिया की बेहतर से बेहतर शिक्षा नीति स्थायी नहीं होती है, समय के साथ उसमें बदलाव ज़रूरी है। भारत भी आज़ादी के बाद से लगातार अपनी शिक्षा नीतियों में बदलाव करता आया है। हमारे साथ शिक्षाविद है, छात्र है और शिक्षा अधिकारी है। आखिर उनसे जानेंगे कि आखिर वर्तमान शिक्षा में क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं और क्या कमियां और क्या चुनौतियां हैं। हमारे साथ शिक्षाविद हैं, साथ ही साथ शिक्षा अधिकारी, उनसे हम जानेंगे और शिक्षा को लेकर। हमारे साथ शिक्षा अधिकारी अशोक जी पारिक सर भी हैं। सर, किस प्रकार की चुनौतियाँ आपके सामने आती है जब स्कूलों को लेकर बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, शिक्षक नहीं होते, कैसे समाधान होता है, क्या कहेंगे? जैसा कि आपने कहा है कि जो चुनौतियां हैं उनके मामले में कि जो शिक्षक नहीं होते हैं और जो स्टाफ की कमी रहती है, ये पूरा प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा। और जब से पिछले 15-20 सालों से कि 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रहे, ये व्यवस्था करने की चेष्टा की जाती है। लेकिन फिर भी ये बात क्षेत्र विशेष के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में शिक्षक अच्छी मात्रा में स्टाफ और शिक्षक उपलब्ध रहते हैं, लेकिन कुछ दुर्गम स्थानों पर शिक्षकों की कमी आज भी बनी हुई है। और इन चीज़ों को निपटने के लिए सरकार द्वारा तरह तरह के प्रयास भी किए जाते हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले जहाँ दूरस्थ क्षेत्र थे उनमें शिक्षा कर्मी जैसी योजनाएं भी लागू की गई थी कि गाँव के कम पढ़े लिखे लोग हों लेकिन बच्चों को कुछ सिखा सकें और उनको पढ़ा सकें, उसके लिए एक व्यवस्था की गई थी। फिर बाद में चल करके जब शिक्षा के क्षेत्र में अपन आगे बढ़ चुके हैं तो अपने पास में प्रशिक्षित अध्यापक भी हैं और लगातार सरकार द्वारा भर्ती करके इन चुनौतियों को निपटने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उन चुनौतियों से सरकार पार पा लेगी। हमारे साथ शिक्षक नेता हैं विजय जी पोटलिया, जो कि लंबे समय से शिक्षकों को लेकर संघर्ष करते रहे। सर, मौजूदा शिक्षा नीति है जो सरकार की, क्या उसके सहारे हम विश्व गुरु बन सकते हैं? हमारे देश की जो वर्तमान हालात है, उन हालातों को यदि हम देखते हुए बात करें तो हमारी जो वर्तमान शिक्षा नीति है वो गर्त में ले जाने वाली शिक्षा नीति है। वर्तमान जो शिक्षा नीति है उसमें एक तरीके से जो सार्वजनिक शिक्षा का सपना था, समाजवादी एक अपनी जो मिश्रित भारत की अर्थव्यवस्था थी, मतलब इनका एक मायना था कि ये सारी व्यवस्थाएं करना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की जवाबदेही है। आज मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं
स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जिला अध्यक्ष पद पर रहने का मुझे लंबे समय तक अवसर मिला, उस समय की जो सरकारें हुआ करती थी उनसे भी छात्र वही मांग करता था और छात्र आज भी वही मांग कर रहा है। कितनी विडंबना की बात है कि 40 वर्षों से पढ़ने वाला विद्यार्थी कह रहा है कि शिक्षा पर बजट का 10% हिस्सा कम से कम खर्च करो। और जो कामयाब देश हैं आज हमारी दुनिया में, चाहे कनाडा का जिक्र करें, दुनिया में सबसे ज्यादा राशि यदि शिक्षा पर खर्च की जाती है तो वो कनाडा में की जाती है और उसी का परिणाम है कि वहाँ की जो साक्षरता दर है वो पूरे विश्व में सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है, सर्वोत्तम कह सकते हैं अपन। तो हमारी तो सरकार से यही मांग है कि जब तक अपन शिक्षा के क्षेत्र को और विशेष रूप में प्राथमिक शिक्षा का जो ढांचा है, मैं राजस्थान की परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो आज हालात ये है कि पहली क्लास का बच्चा और 12वीं क्लास का बच्चा साथ पढ़ता है, जबकि ये व्यवस्था उन छोटे बच्चों के लिए कदापि उचित नहीं है। क्योंकि अपन समझते हैं कि बड़ी स्कूल होगी तो बोर्ड की कक्षाओं को कोई शिक्षक या कोई प्रधानाचार्य खाली छोड़ना नहीं चाहेगा और उसका परिणाम ये होता है कि 5वीं तक के जो बच्चे हैं वो पूरे दिन में से आधे दिन खाली बैठे रहते हैं। तो जब तक अपन नींव को मजबूत करने की बात नहीं करेंगे और जब तक अपने विकसित भारत का अपना जो सपना है, इस नींव को जब तक अपन नींव को मजबूत नहीं करेंगे तब तक इसको अपन का हासिल कर नहीं सकते। इसलिए हमारा तो यही है कि बजट का जो हिस्सा है कम से कम 6% तो शिक्षा पर खर्च होना ही चाहिए। देखिए, आज़ादी के बाद से अमूलचूल परिवर्तनों के साथ शिक्षा है वो जारी रही, लेकिन 1951 से 1960 तक देश के अंदर 4 से 5 बड़े IIT केंद्र खुले। इसके अलावा 1956 में एम्स खुला ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो सके, स्वास्थ्य में भी छात्र वो जा सके। लेकिन बड़ा परिवर्तन है वो 1968 में आया जब DC कोठारी की सिफारिशों के ऊपर पहली, देश की आज़ादी के बाद पहली शिक्षा नीति है वो लागू हुई। हमारे साथ शिक्षाविद गिरीश जी लाटा सर है। सर, वर्तमान शिक्षा नीति को आप कैसे देखते हैं, उसकी क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं? देखिए, किसी भी देश को विकसित बनना है तो एजुकेशन फर्स्ट। और बड़ी विडंबना, जैसे कह रहे हैं हमारे सभी साथीगण भी कह रहे हैं कि भारत 2.7% ही GDP का खर्च कर पा रहा है। दरअसल हम नामांकन बढ़ाएं, इससे ज़्यादा क्वालिटी बढ़ाएं। हमारे देश में विडंबना यह है कि हम केवल किताबी ज्ञान तक बच्चे को सीमित रख रहे हैं, उसको खुली आज़ादी नहीं दे रहे हैं सोचने की। हर बच्चे के अंदर अनफाइनाइट माइंड है। फॉरेन्स में क्या हो रहा है, विदेशों में क्यों खर्च हो रहा है इतना, कि दरअसल वो टेक्नोलॉजी में बहुत खर्चा कर रहे हैं, इनोवेशन में बहुत खर्चा कर रहे हैं, रिसर्च में बहुत खर्चा कर रहे हैं। एम्स खोला, बहुत खोले, अभी मोदी जी ने भी बहुत खोल दिए, लेकिन क्या वो सुविधाएं, क्या वो रिसर्च के फंडा हो रहे हैं? अभी जैसे माली वैक्सीन का इजाद किया हमारे साइंटिस्टों ने किया, देश ने कितना करोड़ रुपए का प्राइज दिया उन लोगों को। हम जब युवाओं को एक अलग माइंड की तरफ ले जाना चाहेंगे तो उसके लिए एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, प्री प्राइमरी में खर्चा होना चाहिए, विजय भाई ने भी बोला है। और उसमें जैसे आंगनबाड़ी केंद्र और है, उनमें जितना होना चाहिए हो नहीं पा रहा है। उससे ज़्यादा ज़रूरी भी यह है कि प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करें और हायर एजुकेशन में हम रिसर्च को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दें और बच्चों के लिए अलग अलग इंसेंटिव दें हम, फिर मुझे लगता है कि देश आगे बढ़ सकता है। अभी जो किताबी ज्ञान वाली शिक्षा है ये नौकरी के लिए पर्याप्त है, देश के लिए नहीं। देखिए, नौकरी के लिए पर्याप्त है। हमारे साथ शिक्षाविद भरत सर भी हैं। सर, पहले जहाँ शिक्षा है वो रट्टू तोते की तरह छात्रों को रटाया जाता था, लेकिन आपको नहीं लगता कि बदलते वक्त के साथ शिक्षा नीति में बदलाव आया है? अब सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ना कि पढ़ने पर। ये बिल्कुल बात अपन जब पढ़ते हैं और कहीं देखते हैं तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो इस पर जोर नहीं देती है। इस पर मैं आपको 2-3 उदाहरण दे के बताना चाहूँगा कि पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं और अभी हाल ही में जो कैलेंडर जारी हुआ है तो 125 दिन से अधिक दिन की छुट्टियां हैं। रविवार, अन्य उत्सव, परीक्षाएं मिला दें तो बच्चों को पढ़ने के लिए 200 दिन भी नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में वो सीख करके या करके जो अपनी पद्धतियाँ हैं उनका इस्तेमाल कहाँ तो शिक्षक करेंगे, और कैसे बच्चे उन सिलेबस का जो बोझ रहता है, पाठ्यक्रम पूरा करवाने की जो जिम्मेदारी रहती है वो इतने कम समय में कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बजट के साथ साथ ये सुझाव देना चाहूँगा कि छुट्टियाँ जितनी कम की जाए स्कूलों में उतनी ही जो शिक्षण व्यवस्था वो प्रभावी हो पाएगी। दूसरा, जब अपन बजट की बात आज कर रहे हैं
उसका एक बड़ा उदाहरण देना चाहूँगा कि 2009 में सरकार ने आरटीई एक्ट लागू किया था और 2013, 14, 15 में उसकी जो यूनिट कॉस्ट थी, जो निजी विद्यालय में पढ़ने वाले आरटीई के 25% बच्चों के लिए, वो 17,500 रुपये थी। और बजट बढ़ाने या घटाने का उदाहरण आप यहीं समझ जाएंगे। आज वो यूनिट कॉस्ट है वो घटा करके और लगभग 13,700 रुपये कर दी गई है। तो आप ये देखिए कितना बड़ा उदाहरण पूरे विश्व में है कि जहाँ एक तरफ हर जगह वेतनमान बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, और वहीं निजी विद्यालय में पढ़ने वाले आरटीई के बच्चों की फीस सरकार घटाती जा रही है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि हमारी सरकारें शिक्षा की गुणवत्ता पे और शिक्षा व्यवस्था पे कितनी गंभीर है। ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे ये तय होता है कि हम कागजों में बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन धरातल पे अच्छा करने की मंशा न तो सरकारों की कभी थी और न है, और ऐसा लग रहा है जो वर्तमान में स्थिति है कि ऐसा हो पाएगा। निश्चित रूप से वाजिब सवाल है। देश की आज़ादी के बाद लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलने पर विशेष जोर दिया गया, लेकिन आज भी हालात हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों के, विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों के, तो छतें टपकती है, क्लासों में टीचर्स नहीं होते, टॉयलेट में पानी नहीं होता, कहीं बोर्ड नहीं होते, कहीं खिड़कियाँ नहीं होती। हमारे साथ राजकीय विद्यालय के प्राचार्य भी हैं अंजुमन स्कूल के, और याकूब सर आपके स्कूल की बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं, कितने आपके स्कूल में टीचर्स हैं, कितने पद रिक्त हैं, कितने होने चाहिए और कितने स्टूडेंट हैं? जैसे अभी आपने बताया था कि बजट के बारे में बताया था, तो कल ही एक रिपोर्ट जारी हुई है, यूडाइस सारी स्कूलों की भरी जाती है कि 2023-24 में इंडिया के अंदर 37 लाख का नामांकन घटा है, जबकि इस रिपोर्ट के विपरीत 2017-18 में एज ए प्रधानाचार्य के रूप में आपने पूछा है पर्टिकुलर स्कूल का कि 700 बच्चे थे और 150 लड़कियां थी, लेकिन बहुत अच्छे नवाचारों के साथ जब हमने काम किया तो 700 से 1600 बच्चे और लगभग 600 लड़कियां, लेकिन संसाधन है वो न तो उस वक्त थे न अब है। लगातार प्रयास होने के बाद में बिल्कुल ये नहीं कि हम सरकार से, पिछली सरकार या अब है, लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग के साथ हमने जन सहयोग और के साथ क्वालिटी और उसके साथ प्रयास करते रहे। लेकिन विडंबना ये है कि ये पूरे राजस्थान का एक उदाहरण है कि 3 सालों में 4 सालों में एक विद्यालय में 2000 का नया नामांकन होता है, लेकिन 5 सालों के बाद भी कोई भी सरकारी वहाँ पे न तो टीचर दे सकती है और न वहाँ पे व्यवस्था कर सकती है। तो कैसे नामांकन बढ़ेंगे, कैसे क्वालिटी बढ़ेगी? यही चीज़ दर्शाती है जो कहा कि बजट, संसाधन और ख़ास तौर से शिक्षक जो हैं उनकी अदर कार्यों में ड्यूटी, उनको उनका काम करते रहना चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत है कि जहाँ शिक्षक ज़्यादा है वहाँ बच्चे कम है, जहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है। तो ये सारी योजनाओं का निर्माण ऊपर से आ रहा है, उसमें शिक्षकों की भागीदारी, अभिभावकों की भागीदारी, एक तरफा जो काम चल रहा है उससे क्वालिटी बिगड़ रही है। और इस दिशा में अच्छा काम होने पे ही बजट, योजना, अध्यापकों की भागीदारी, अध्यापकों को खुलापन और उनको काम करने देना, इनसे ही शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। मतलब शिक्षा अधिकारी में सर, आपको लगता है कि वक्त आ गया कि शिक्षकों को आज़ाद कर देना चाहिए, अन्य कामों को उसको मुक्त कर देना चाहिए, सिर्फ शिक्षा पर ही वो फोकस रखें? देखिए, जहाँ तक एक आदर्श स्थिति है तो निश्चित रूप से शिक्षकों को अन्य कामों से मुक्त करके, और पूरी तरीके से मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस बात का समर्थन करता हूं कि उन्हें सिर्फ शिक्षा से जुड़ा रहना चाहिए, अन्य कामों से मुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की अपनी व्यवस्थाएं हैं और जिस तरीके का अभी हालात हैं और एक विकासशील देश जिस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उस परिस्थितियों में इन आदर्श परिस्थितियों को लागू नहीं कर पाए, ये भी एक कारण रहता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से एक विकसित देश बनने के लिए ज़रूरी है कि बजट बढ़ना चाहिए, उसी तरीके से ये भी होना चाहिए कि शिक्षा से जुड़े हुए लोग सिर्फ शिक्षा के लिए ही काम करने चाहिए। ये एक अपने लिए बहुत अच्छी और देश को आगे बढ़ाने वाली और आदर्श स्थिति होगी। निश्चित रूप से शिक्षा पर यदि खर्च बढ़ता है तो निश्चित रूप से क्रीम है वो निकल के आएगी। हमारे साथ एक स्टूडेंट्स में उससे बात की। बेटा क्या नाम आपका? पलक चक्रवाल। पलक कहाँ पढ़ते हो आप? महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, किस प्रकार की पढ़ाई होती है, कैसा लगता है आपको वहाँ? पढ़ाई तो बढ़िया होती है। तो टीचरों की क्या कुछ व्यवस्था है? टीचर्स है पर कुछ सब्जेक्ट के नहीं है अभी। अच्छा, परेशानी होती है। क्या बनना है आपको? IAS ऑफिसर।
तो निश्चित रूप से इस गुड़िया को IAS ऑफिसर बनना, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम हमारी शिक्षा पर और ज़्यादा खर्च करेंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे, क्योंकि आज की गला-घोंटू स्पर्धा में कहीं ना कहीं छात्र हैं वो उनको बेहतर शिक्षा चाहिए। उसके लिए उनको ना सिर्फ इंडिया में यदि उनको बेहतर कॉलेजेस नहीं मिलते, बेहतर शिक्षा नहीं मिलती, तो इसके लिए उन्हें विदेश में जाना पड़ता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार हर दिन भारत से करीब 2000 छात्र हैं वो विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।